हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने फरवरी 1947 तक पिछले टॉपिक में देखा था, जब सरदार पटेल या फिर कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा देने की धमकी दी वायसराय बेवल को और ये कहा कि मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कार्यों में बाधा डाल रही है। इस वजह से आइदर आप इनका रेजिग्नेशन ले लो या फिर हम यहाँ से रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। तभी क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा करी, जिसको हम इटली स्टेटमेंट या फिर इटली घोषणा के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, तारीखें पूछी जाती हैं इसकी। और उन्होंने कुछ नई घोषणाएँ करी। उन्होंने कहा कि भारत से ब्रिटिश अपना बोरिया-बिस्तर जो बाँधेगा, उसका जो डेडलाइन है वो है 30 जून 1948 को। उसके बाद हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। ठीक है? 30 जून 1948 तक हर हाल में भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा कि आखिर ये ट्रांसफर ऑफ पावर किया किसे जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि या तो हम किसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देंगे, एक सेंटर को, कोई एक सेंटर को, आइदर हम किसी एक सेंटर को कर देंगे। एक केंद्र को, अगर आपकी सहमति बन जाती है और अगर नहीं बनती है तो जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, हम उन सबको करके चले जाएँगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कर सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होना था? आइदर टू वन सेंटर, आइदर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो ये जो प्रोविज़न है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, ये क्लियर इंडिकेशन था पाकिस्तान के निर्माण का। ठीक है? कह रहे हैं इफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव, कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सब लोगों ने मिल बांट के कर लिया तो एक ही सेंटर को करेंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, दैट मीन्स अगर वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी जो प्रोविंसेस ने अगर उसको ज्वाइन नहीं किया तो हम हर एक प्रोविंसेस को कर देंगे। और ये तो ऑब्वियस ही था कि मुस्लिम्स तो ज्वाइन ही करने वाले नहीं थे। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश की पावर और ऑब्लिगेशंस यानी कि जो कर्तव्य हैं भारतीय रजवाड़ों के ऊपर वो खत्म हो जाते हैं। बट दिस वुड नॉट बी ट्रांसफर टू एनी सक्सेसर गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। लेकिन जो पावर और ऑब्लिगेशंस हैं रजवाड़ों के प्रति, या रजवाड़ों मतलब सीधी सी बात है, रजवाड़ों पर जो ब्रिटिश शासन का अधिकार है, ये हम किसी भी सरकार को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके लिए इनको स्वतंत्र छोड़ते हैं कि वो अपना निर्णय खुद लेंगे। माउंट और साथ में ये भी घोषणा करी कि बेविल की जगह लेंगे माउंटबेटन, जो कि भारत के 34वें वायसराय बन रहे हैं। 34वें लॉर्ड वायसराय या कुछ भी कह लो या गवर्नर जनरल कह लो। अब समस्या इस बात की है कि आखिर एक डेट क्यों फिक्स कर दी गई? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये उम्मीद थी कि अगर डेट फिक्स कर दी जाएगी, तो फिर ये जो एग्रीमेंट वाले जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट कर लेंगे। एग्रीमेंट का क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, डेडलॉक समाप्त होगा। साथ में द गवर्नमेंट वाज कीन टू अवॉइड द डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और जो संवैधानिक क्राइसिस धीरे-धीरे बन रहा था, सरकार उसको भी हटाना चाहती थी। सरकार ने ये भी सोचा था, ये उम्मीद थी सरकार को कि इससे ये भी शो करें कि ब्रिटिश सरकार कितनी सिंसियर है भारतीय लोगों के प्रति। द गवर्नमेंट कुड नॉट डिनाई द ट्रूथ इन बेबल्स असेसमेंट दैट एन इरिवर्सिबल डिक्लाइन ऑफ द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी हैड टेकन प्लेस। और सरकार ने बेबल ने एक रिपोर्ट सेंड करी थी, उसमें बेबल ने कहा था कि भाई सरकार की जो अथॉरिटी है एकदम खत्म हो चुकी है, डिक्लाइन हो गई है, उसको कोई नहीं मानता। कांग्रेस का स्टैंड क्या था? कांग्रेस ने भी भाई इस चीज को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप ट्रांसफर ऑफ पावर आइदर एक सेंटर को कर सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकते हैं, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कर सकते हैं। क्यों ऐसा मान लिया कांग्रेस ने? क्योंकि कांग्रेस का मानना ये था कि जो ये प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन सेंटर, कि एक से अधिक सेंटर को ट्रांसफर किया जा रहा है पावर, तो इसमें एटलीस्ट ये तो होगा कि असेंबली होगी, वो उसका निर्माण हो पाएगा और वो आगे चलकर जो भी फ्रेम होगा, जो भी ढांचा होगा, उसका निर्माण करेगी संविधान का, ऐसे एरियाज को प्रति जो उनको रिप्रेजेंट करती है। मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ 10 प्रोविंसेस के लोग शामिल हुए इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, तो एटलीस्ट ये 10 के लिए तो कम से कम ये संविधान का निर्माण करेगा। एंड इट ऑफर्ड अ वे आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग डेडलॉक, और यही एक तरीका उनको दिख रहा था जो डेडलॉक है उससे बाहर निकलने का। लेकिन ये जो होप्स थी ना सेटलमेंट की, ये जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि जब ये डिक्लेरेशन हो गया कि हम जो ट्रांसफर ऑफ पावर है मोर देन वन सेंटर भी कर सकते हैं टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इससे मुस्लिम लीग के तो दो पंख लग गए थे। और मुस्लिम लीग ने पंजाब में जो यूनियनिस्ट, अकाली और नेशनल कांग्रेस की जो सरकार थी, इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी 1946 के इलेक्शंस में। तो इसमें इन्होंने इनको इनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका। ठीक है? अब पार्टीशन की ओर हम बढ़ गए हैं। 10 मार्च 1947 को नेहरू ने ये कहा दैट द कैबिनेट की जो कैबिनेट मिशन प्लान था, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन था अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता। लेकिन अब सिर्फ
एक ही रास्ता है कि पंजाब और बंगाल का डिवीजन हो। उसी समय अप्रैल 1947 को कांग्रेस के प्रेसिडेंट कृपलानी ने कहा, वायसरॉय को ये बात बताई या उन तक अपना मैसेज पहुंचाया, रेदर देन हैव अ बैटल, एक युद्ध करने से बेहतर है कि उनको पाकिस्तान दे दिया जाए और आप ये अलाउ करें कि बंगाल और पंजाब का पार्टीशन हो एक फेयर मैनर में। अब 34 में वायसरॉय बनते हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन की स्पेशल क्या थी माउंटबेटन को, कि माउंटबेटन को एक तो एक्स्ट्रा पावर दी गई थी। माउंटबेटन को पावर दी गई थी कि ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन करना है, जितना जल्दी हो सकता है ट्रांसफर ऑफ पावर आपको कर देनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि मोर यूनाइटेड इंडिया बन के रहे। उसका टास्क क्या था, टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस ऑफ यूनिटी, एकता के जितने भी ऑप्शंस हो सकते थे, जितने से ज़्यादा एकता बनाए रखने के, उनको एक्सप्लोर किया जाए और डिवीजन करना है टिल अक्टूबर 1947 तक। माउंटबेटन यहाँ पर आते हैं, मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस से शांति वार्ता के लिए कोशिश भी करते हैं कि कोई एग्रीमेंट पर पहुंच जाया जाए, लेकिन नाकामयाब कोशिशें होती हैं। कैबिनेट मिशन प्लान उस समय तक एक डेड हॉर्स साबित हो गया था और जिन्ना पप्पू एक तरीके से अड़ गए थे कि वो बिना एक सॉवरेन स्टेट से कम में किसी चीज के लिए राजी नहीं होने वाले। बट अ सीरियस अटेम्प्ट एट यूनिटी वुड इन्वॉल्व सपोर्टिंग दोज फोर्सेस व्हिच वांटेड अ यूनिफाइड इंडिया, लेकिन फिर भी जो माउंटबेटन है अपने प्रयास कर रहे थे जिससे कि एक यूनिफाइड इंडिया को रूप दिया जा सके। माउंटबेटन प्लान जून 3 1947। माउंटबेटन जब ये समझ गए थे कि अब जो कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर कुछ भी चीजें नहीं चलने वाली हैं, तो तत्कालीन वायसरॉय माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया और उस प्लान को प्रकाशित किया 3 जून 1947 को। इसी प्लान में एक मेजर इनोवेशन यानी कि एक सजेशन दिया तत्कालीन पीए थे, जो उनके सेक्रेटरी थे बीपी मेनन ने। बीपी मेनन ने कहा क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया जाए पावर का, यानी कि तुरंत ही शक्ति हस्तांतरण कर दिया जाए और जो भी राज्य बनेंगे उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए। इससे क्या होगा, thus obviating the need to bid for an agreement in the Constituent Assembly on a new political structure। इससे हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि संविधान सभा में एक एग्रीमेंट बने, ठीक है ना, उससे हम बच सकते हैं। हम सबको डोमिनियन स्टेटस प्रदान करे दे रहे हैं, फिर आपस में इनको जो करना है वो अपना करते रहेंगे। अब कैबिनेट मिशन प्लान के मेन पॉइंट, सॉरी माउंटबेटन प्लान के जो 3 जून 1947 को आया था, उसका मेन पॉइंट्स क्या थे कि जो पंजाब और बंगाल में, अब पंजाब कहाँ है देख लो, ये पंजाब है, ये बंगाल है, यहाँ पर 2 टाइप की असेंबलीज बनेंगी, मतलब ठीक है, कि जो असेंबलीज हैं वो 2 ग्रुप में मीटिंग करेंगी। एक ग्रुप होगा हिंदूज का, एक होगा मुस्लिम्स का, ठीक है। पंजाब और बंगाल में 2 ग्रुप्स होंगे, असेंबलीज जो होंगी 2 ग्रुप्स में, एक हिंदूज का, एक मुस्लिम्स में। वो कह रहे हैं यादर हिंदू आइदर मुस्लिम्स, इनमें से किसी ने भी अगर सिंपल मेजोरिटी से भी पार्टीशन के फेवर में वोट कर दिया तो पार्टीशन हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जहाँ पर हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, उन्होंने फेवर में वोट किया सिंपल मेजोरिटी से कि हाँ अलग होना चाहिए। तो ये आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हम देख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन, ये वेस्टर्न पाकिस्तान पंजाब उनके पाकिस्तान के पास चला जाता है, ईस्टर्न पंजाब इंडिया के पास है, और इसका ये जो ईस्टर्न बंगाल है ये पाकिस्तान के पास है, और ये जो वेस्टर्न बंगाल है वो हमारे पास है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये पूरा बंगाल था। आगे देखेंगे, इन केस ऑफ पार्टीशन 2 डोमिनियन स्टेट्स एंड 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वुड बी क्रिएटेड। अगर पार्टीशन होता है तो 2 डोमिनियन राज्य और 2 संवैधानिक सभाओं का निर्माण होगा। सिंध स्वयं से निर्णय लेगी और सिंध ने फाइनली निर्णय भी लिया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इसके अलावा रेफरेंडम कहाँ पे होने की बात कही गई थी, एनडब्ल्यूएफपी और सिलहट में, ठीक है, सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। सिलहट मतलब सिलहट जो डिस्ट्रिक्ट है ये देख रहा है आपको, सिलहट डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये कहा गया था कि किन किन 2 जगह पर सिलहट की बात करी गई, तो कैसे याद रखेंगे, दो जो सॉरी किन 2 जगहों पर जनमत की बात करी थी, ये जगह जो एक्सट्रीम एकदम बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे एनडब्ल्यूएफपी ये बॉर्डर लगा रहा है और यहाँ पर ये बंगाल का सिलहट, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता है एनडब्ल्यूएफपी ने फाइनली क्या डिसाइड किया था रेफरेंडम में कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और ये जो सिलहट है आज के बांग्लादेश में ही है, तो सीधी सी बात है उन्होंने उस समय पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया। सिंध को हालांकि ये डिसीजन दिया गया था कि वो खुद से निर्णय कर सकते हैं, तो सिंध ने पाकिस्तान के साथ गए। सिंस द कांग्रेस हैड कंसीडर्ड यूनिफाइड, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि जितना ज्यादा हो सकता है यूनिफाइड इंडिया मिलना चाहिए, तो उसके बाकी सब पॉइंट्स माने गए। जैसे तो प्रिंसली स्टेट्स कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए, इसको बोला कि नहीं, प्रिंसली स्टेट्स को
इंडिपेंडेंस नहीं दी जा सकती है, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान को, वो अलग से अपना कोई देश नहीं बना सकते हैं। बंगाल भी इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा था, तो कहा नहीं, बंगाल भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर एक हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा है तो दूसरा इंडिया में जाएगा जाएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान बात कर रहा था कि हैदराबाद को एक्सेस कर लेंगे, कब्जा लेंगे, उसकी भी संभावनाओं को ओवर रूल कर दिया गया, क्योंकि माउंटबेटन ने इसमें कांग्रेस को सपोर्ट किया। फ्रीडम वुड कम ऑन अगस्त 15 1947, और जो आज़ादी मिलेगी वो 15 अगस्त 1947 को मिलेगी, और साथ में एक बाउंड्री कमीशन की स्थापना होगी जो दोनों देशों की क्या बॉर्डर लिमिट्स को बांट देगी। सीधे शब्दों में कहें कि माउंटबेटन का फॉर्मूला भारत को डिवाइड तो करना था, लेकिन कोशिश ये थी कि मैक्सिमम यूनिटी को रिटेन किया जा सके, यानी कि अधिकतम योग्यता जो एकता थी उसको बना के बरकरार रखा जा सके। क्वेश्चन उठता है कि अब कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? हालांकि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग तो कांग्रेस ने 1928 की बात करी नहीं थी, जबकि 1929 के लाहौर सेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। तो उसका एक ही कारण है, वो ये है कि इससे कांग्रेस को ये लग रहा था इससे पीसफुल ट्रांसफर हो जाएगा और जल्दी ट्रांसफर होगा पावर का। कांग्रेस के लिए उस समय ये ज़्यादा ज़रूरी थे कि उनके हाथ में सत्ता आए, पावर आए, जिससे कि जो एक्सप्लोसिव सिचुएशन उस समय हो रखी थी, मारकाट जो डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे मुस्लिम लीग कर रही थी, उसको कंट्रोल किया जा सके। इट वुड अलाउ फॉर मच नीडेड कंटिन्यूटी इन ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, और इससे ब्यूरोक्रेसी और आर्मी में जो निरंतरता है वो भी बनी रहती। तो ये मुख्यतः कांग्रेस के सामने चैलेंजेस थे। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि उन्होंने अंत में डोमिनियन स्टेटस स्वीकार किया। तो आजादी से पहले पहले दो राज्यों को डोमिनियन स्टेटस दिया गया, इसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया। इसी वजह से कई लोगों को आपने जैसे बहस करते हुए ये सुना होगा कि भारत को आज़ादी मिली ही नहीं है और शक्ति का हस्तांतरण हुआ है। तो टेक्निकली तो ये शक्ति का हस्तांतरण ही हुआ एक तरीके से, अगर देखा जाए। बात समझ में आ रहा है? जो इंडिपेंडेंस जो माउंटबेटन प्लान है, ये बाद में यही स्वतंत्रता अधिनियम बनेगा। इसके अनुसार जो है ये दोनों को डोमिनियन स्टेटस दिया गया। तो आपने सुना होगा एक बीजेपी की प्रवक्ता थी, उन्होंने कह दिया था कि 100 वर्ष के लिए हमको लीज पे मिली है आज़ादी। तो टेक्निकली वो चीज़ें अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई और मीडिया ने उसको तूल पकड़ा दिया। तो एक तो उनकी भी, वो पढ़े लिखे भी थोड़ी, मे बी उनको उस टॉपिक पे कम नॉलेज होगा, और टेक्निकली देखा जाए आज़ादी से पहले इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेटस बना दिए गए थे, ठीक है? और इन दोनों डोमिनियन स्टेटस को शक्ति ऑफ पावर ट्रांसफर कर दिया गया था कि भाई आपको पावर दे दिया है, अब आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो आज़ादी जैसा कोई सेंस यहाँ पे कोई वर्ड ये नहीं आया। ट्रांसफर ऑफ पावर वर्ड आता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, ना कि 1947 के अंदर। 1947 के अंदर ये कहा गया था कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, और जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग हुआ। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि यूनियन का निर्माण कहाँ की बात हो रही थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में। ये टेक्निकल चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि देखो, जो सिलहट के लोग थे, अब जरा देखते हैं पाकिस्तान कैसे कैसे बना। सबसे पहले सिलहट देख लो, तो सिलहट इसी बांग्लादेश में का पार्ट बन गया, सिलहट ने डिसाइड कर लिया। और बांग्लादेश, तो ये जो ईस्ट बंगाल है ये पाकिस्तान बन गया, NWFP पाकिस्तान में जाया। सिंध जिसको कि ये बोला गया था ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान में जाने का डिसाइड किया। वेस्ट, जब डिवीजन हुआ बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न बंगाल चला गया पाकिस्तान में, वेस्टर्न पंजाब चला गया पाकिस्तान में, और ये बलूचिस्तान भी चला गया। तो इस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण होता है। चलिए, अब जरा देखते हैं। एटली ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग की आपस की जो लड़ाई है यही जिम्मेदार है। अगर ये एक यूनिलैटरल, यानी कि एक सिंगल एग्रीमेंट पर पहुंच जाते तो ये विभाजन नहीं होना पड़ता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है? हमें ये पता है कि माउंटबेटन ने प्लान 3 जून 1947 को दिया था, और यही प्लान उन्होंने ब्रिटेन भेज दिया, और ब्रिटेन में इसी प्लान को एक अधिनियम के रूप में कन्वर्ट करके अब इसको संसद से पारित करवाया जाएगा। तो एग्जाम में हमें इसकी डेट पूछती पूछते हैं। तो पहली डेट है कि माउंटबेटन प्लान ने ये प्लान दिया कब? 3 जून को। दूसरी बात ये है कि ये 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। इसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में प्रस्तावित किया गया था। कब? 4 जुलाई को। फिर 15 जुलाई को ये हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हुआ, 16 जुलाई को हाउस लॉर्ड्स सभा से ये पारित हुआ, और फाइनली सम्राट की इसमें हामी मिली, जो कंसेंट मिल गई, वो 18 जुलाई को मिल गई, और ये फाइनली जो है ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम बन के तैयार होता है, एक्ट बन गया। तो कौन कौन सी तारीख याद रखनी है?
3 जून को पहली बार, 4 जुलाई को ये प्रस्तावित हुआ, पर 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से, 16 जुलाई लॉर्ड सभा से और 18 जुलाई ये क्राउन से पारित हो जाता है। इसमें टोटल कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। ठीक है, और उनकी जो मेन चीजें थी वो हमने डिसाइड कर लिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय उपमहाद्वीप में 2 उपनिवेश यानी कि 2 देखो उपनिवेश बनेंगे। कौन कौन? 2 उपनिवेश, एक भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, और 15 अगस्त के बाद भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को अपने राज्य के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। ये चीज इन्होंने कही। साथ में ये भी और बाकी सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये भी कहा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा तब तक इन दोनों राज्यों को शासन चलाया जाएगा जब तक प्रत्येक राज्य नया संविधान नहीं अपना लेते। तो 1935 तक शासन चला। इंडिया की बहुत सारे प्रोविजंस है जो 1935 के एक्ट के ही हमने बोरो किए। उस समय के जो सचिव थे उनका नाम था हर्बर्ट सैमुअल ने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कहा था कि बिना युद्ध का शांति समझौता है। एक तरीके से वर्ड का इस्तेमाल किया उन्होंने, शांति समझौता। इसके बाद 14 से 15 अगस्त की रात को संविधान निर्मात्री सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, जिसको हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं, जिसमें भारतीयों को आगे बढ़ने के सपने दिखाए, मोटिवेट किया। मध्यरात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। इसके अलावा एम एस सुब्बालक्ष्मी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो केंद्रीय असेंबली होती है, सेंट्रल असेंबली, उसमें इकबाल का जो गीत था हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन गाया। अब ये गीत इकबाल का था, इकबाल खुद ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है, तो ये किसने लिखा ये छोड़ दो, बट इसका सेंस देखो, हिंदुस्तान हमारा। के एम पणिक्कर का कथन है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अब इसमें भी देख लो, के एम पणिक्कर ने इसमें भी ब्रिटिश की तारीफ कर ही रहे। तो ब्रिटिश की तारीफ तो करनी चाहिए कि एकीकरण था, लेकिन ये कांग्रेस का फेलियर है कि कांग्रेस ने डिवीजन होने दिया या करवा दिया, कुछ भी आप कह लो। या कांग्रेस ये भी कह सकते हो। अब इसमें दो चीजें, या तो आप ये कहो कि कांग्रेस ने डिवीजन करवा दिया, या दूसरा आप ये कहो कि कांग्रेस ने डिवीजन रोक नहीं पाया। इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, हाउ यू आर गोइंग टू डिफेंड। हिस्ट्री में सब चीजें हैं। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछना होगा। तो ये सीधी सी बात है, वही ये सर्वोदय वाला जो सिद्धांत है ना, तो महात्मा गांधी ने थ्योरी दी है सर्वोदय का टू द लास्ट, वही जवाहरलाल नेहरू दोहरा रहे हैं अपने शब्दों में। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अर्ल ऑफ लिस्टोवेल उस समय भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। ये लास्ट वालों की चीज एग्जाम में पूछी जाती है, अर्ल ऑफ लिस्टोवेल। अंत में लिस्ट हुए ये। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान की संविधान सभा ने 11 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में जिन्ना को राष्ट्रपति चुन लिया, और 14 अगस्त यानी कि भारत से एक दिन पहले इन्होंने अपने आप को आधार घोषित कर दिया और गवर्नर जनरल बने। कौन? जिन्ना, भारत के पहले गवर्नर जनरल। 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने भारतीय रसायन विभाग नामक एक नए विभाग का गठन किया और इसका कार्यभार सरदार पटेल को सौंप दिया। इस रियासत विभाग के जो सचिव थे वो थे बीपी मेनन। ठीक है, और रेड क्लिफ आयोग ने भारत सरकार पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया। रेड क्लिफ लाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो भी आज के जो भी वो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये सिर्फ 6 सप्ताहों में कर दिया था, बहुत टाइम भी नहीं लिया। सोचो, इतना बड़ा उपमहाद्वीप सिर्फ 6 सप्ताहों में अपने घर में बैठ के लाइन डिवीजन कर दिया। हैदराबाद रियासत का विलय जो हुआ है वो ऑपरेशन पोलो के अनुसार हुआ है। कब? सितंबर 1948, क्योंकि हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र राज्य करने की घोषणा कर रहे थे। जनरल जे.एच.एन. चौधरी के द्वारा किया गया था। जनरल कौन थे? जे.एच.एन. चौधरी। और अंतिम निजाम उस्मान अली खान थे। जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे। ठीक है, नाम सुना होगा हमने शाहनवाज भुट्टो का। जूनागढ़ प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया, जबकि नवाब मोहम्मद महाबत खंजी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। सीधी सी बात ये, जो नवाब था वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे जूनागढ़ के, लेकिन यहाँ के जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने इंडिया में मिलने की बात कही। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने नेहरू जी को कहा कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, ना कि कांग्रेस को। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा यह आग्रह किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंधों को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों का चयन होना चाहिए, और इसी आधार पर किसको? भीमराव अम्बेडकर साहब को अपॉइंट किया गया था। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और अब उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आज कांग्रेस की जो हालत है वो हम देख रहे हैं। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये चीज हमेशा याद रखना। और उस समय वो कहाँ पे? कलकत्ता यानी कि बंगाल में थे, क्योंकि वहां पे जो सांप्रदायिक दंगे मुस्लिम लीग ने किए थे उनको गांधी जी शांत करवाने के लिए गए थे, लेकिन वो करवा नहीं पाए। ही वॉज फेल्ड देयर। 30 जनवरी 1948 को हमें पता है नाथूराम गोडसे ने और नारायण आप्टे
को फांसी की सजा हुई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तथा मदन लाल पाहवा, दिगंबर बाड़के और विष्णु करकरे सहित 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके बाद गांधी जी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर मतलब इतना दुबला-पतला शरीर का व्यक्ति और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला भी होगा या चला था। गांधी की मृत्यु पर नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर क्यों इतनी जल्दी। देखो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जो रेड क्लिफ कमीशन है, इसका डिसीजन 12 अगस्त 1947 तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि इसको सिर्फ 15 अगस्त को ही हम डिक्लेयर करेंगे। क्यों? जिससे कि हम ये हमारे ऊपर ये मतलब लांछन ना लगे कि हमने ही मतलब ये इसको डिवीजन को किया है या ब्रिटिश फेल हो गए थे इसमें। इसके अलावा जल्दी से जो ये भाग रहे थे उसका बड़ा कारण उसका ये जो पहले तो उन्होंने क्या बोला कि हम 30 अक्टूबर 1948 तक जाएँगे। लेकिन फिर ये 15 अगस्त की बात करने लग गए थे, तो इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि मैसेयर स्टार्ट हो गए थे पंजाब के रीजन में और बंगाल के रीजन में भी। ठीक है ना? इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में हम बस एक ही चीज़ देखेंगे कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस सेशन हुआ था उदयपुर 1945 में और ग्वालियर 1947 में। उसके बाद की चीज़ें हम पॉलिटी के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है? जो रोल है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है पहले या फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। बात है कि कांग्रेस ने ये पार्टीशन को एक्सेप्ट क्यों कर लिया, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि कांग्रेस रोकना चाहती थी जो उस समय कम्युनिज्म फैल रहा था उसको। और वो कैसे रोक पाती, जब वो अथॉरिटी में आती। और उस समय तक ये बहुत क्लियर हो गया था कि जो जिन्ना है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी कि वो अड़ चुके हैं, वो बिना पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे। तो एक ही रीजन है कि कांग्रेस वाले लोग डिफेंड ऐसे करते हैं, जो स्टोरियंस ने कांग्रेस की तरफदारी करी है, कि कांग्रेस ने मजबूरी में एक्सेप्ट किया पार्टीशन, क्योंकि उस समय कांग्रेस वांटेड टू स्टॉप कम्युनल रॉयट्स। जो मैसेकेयर चल रहा था पंजाब में, बंगाल में, उसको रोकना चाहती थी कांग्रेस। दैट्स राइट। तो ये था हमारा पूरा इतिहास की चीज़ें, और आई होप चीज़ें आपको कुछ समझ आई होंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।